पिछले लेक्चर में हमने किया था इंटरनेशनल बिजनेस, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक डिफिकल्टीज इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड मेजर डिसीजंस इन इंटरनेशनल बिजनेस. इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करते टाइम कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ या जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती हैं. फर्स्ट है कल्चरल डिफरेंसेस. डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट कल्चरल डायमेंशंस जैसे डिफरेंट लैंग्वेज, कस्टम, वैल्यू सिस्टम, वर्किंग सिस्टम, रिलीजन पाए जाते हैं. तो इस तरह से डिफरेंट कल्चरल डायमेंशंस की वजह से जो कस्टमर्स का बाइंग बिहेवियर है वो अफेक्ट होता है, उनकी प्रेफरेंस अफेक्ट होती है, स्टाइल, इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ ब्रांड भी अफेक्ट होता है. तो इस तरह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को फॉरेन मार्केट्स में बिजनेस करने से पहले उन फॉरेन मार्केट्स के कल्चर को एनालाइज करना ज़रूरी है. अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिस कंट्री में बिजनेस करना चाहती है अगर वो वहाँ के कल्चर को एनालाइज नहीं कर पाती तो इस तरह से या फिर कल्चर को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाती तो बिजनेस यूनिट को लॉस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. तो इस तरह से एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डिफरेंट कंट्रीज़ में बिजनेस करने से पहले उन कंट्रीज़ का जो कल्चर है उसको एनालाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट कंट्री के जो कल्चर हैं वो डिफरेंट पाए जाते हैं. तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक कंट्री का जो कल्चर है वो डीपली एनालाइज करें. तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करते टाइम जो डिफरेंट कल्चर की जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है. सेकंड है डिफरेंस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस. डिफरेंट कंट्रीज़ फॉलो डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. जैसे यूएसए के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जाते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा डेवलप किए जाते हैं. इसके अलावा इंडिया के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो डेवलप किए जाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा. फ्रांस एंड जर्मनी में जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं वो लॉ के द्वारा डिटरमाइन की जाती हैं. तो इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट अकाउंटिंग लॉज और स्टैंडर्ड हैं. जैसे इसके अलावा सब मान लो अगर यूएसए बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है लिक्विडिटी ऑर्डर में, यूरोपियन नेशंस के अंदर जो बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है वो परमानेंस ऑर्डर में की जाती है. तो इस तरह से जब भी मल्टीनेशनल कंपनीज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती हैं तो उनको काफ़ी सारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो फेस करनी पड़ती हैं, जैसे करेंसी ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम, हेट्रोजीनियस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज़. इसके अलावा जब भी पेरेंट कंपनी के द्वारा सब्सिडरी कंपनीज़ की जो परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन की जाती है तो भी काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से फेस करनी पड़ती हैं. थर्ड जो है प्रॉब्लम वो है लैंग्वेज बैरियर. देखो इंडिया के अंदर ही नियर अबाउट 22 लैंग्वेजेस जो हैं बोली जाती हैं. तो इसी तरह से जो वर्ल्ड लेवल पर अराउंड 10,000 जो लैंग्वेजेस हैं वो बोली जाती हैं. इसके अलावा जो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट वर्ड्स एंड डिफरेंट फ्रेजेस की जो मीनिंग है वो डिफरेंट जो वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन वो भी डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट है. इसके अलावा अगर एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो वो भी इतना इजी नहीं है. तो इस तरह से वर्ल्ड लेवल पर डिफरेंट लैंग्वेज होने की वजह से जो कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज होने की वजह से वो प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन है वो फॉरेन मार्केट्स के कस्टमर्स को इजीली अवेलेबल नहीं करवा पाती. इसके बाद फोर्थ है कंट्रोल मोर कॉम्प्लेक्स. डोमेस्टिक बिजनेस के मुकाबले इंटरनेशनल लेवल पर जो कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल है. अगर फेस टू फेस मीटिंग जो है पेरेंट कंपनी और उसकी सब्सिडरीज में करनी है तो प्रॉपर तरीके से जो है फेस टू फेस वो मीटिंग नहीं कर पाती. इसके अलावा अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग
होती है तो जो इफ़ेक्टिव कंट्रोल की जो रिक्वायरमेंट है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती। तो इस तरह से जो इफ़ेक्टिव कंट्रोल है वो डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ की जो सब्सिडी हैं उन पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो कल्चर है वो डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट है, डिफरेंट वर्क प्रोसीजर है, वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है, वैल्यू सिस्टम डिफरेंट है। तो इस तरह से फॉरेन कंट्री की जो सब्सिडीज़ हैं उन पर इफ़ेक्टिव कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। इसके बाद है 5th पॉइंट है मोर रिस्क इन्वॉल्व्ड। डोमेस्टिक बिजनेस के मुकाबले इंटरनेशनल लेवल पर जो रिस्क है वो ज़्यादा है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ की जो कल्चरल डायमेंशंस हैं वो डिफरेंट हैं, जैसे लैंग्वेज, कस्टम्स, फैशन, डिफरेंट वर्किंग स्टाइल्स, डिफरेंट वैल्यू सिस्टम। इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो भी डिफरेंट हैं, जैसे टैरिफ पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी। इसके अलावा जो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है डोमेस्टिक बिजनेस एनवायरनमेंट के मुकाबले। तो जो मेन जो रिस्क हैं इंटरनेशनल लेवल पर वो कल्चरल डाइवर्सिटी से रिलेटेड, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से रिलेटेड, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से रिलेटेड मल्टीनेशनल कंपनीज को फेस करने पड़ते हैं। इसके नेक्स्ट है डिफरेंस इन कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ड्यू टू डिफरेंट कल्चर, क्लाइमेटिक कंडीशंस, फूड हैबिट्स, लिटरेसी level of economic development. The consumers in different nations have different expectations of product. तो इस तरह से कस्टमर्स की प्रोडक्ट से डिफरेंट एक्सपेक्टेशन होने की वजह से एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एवरी कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन के अनुसार उनको प्रोडक्ट जो है अवेलेबल करवा पाए। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटीज़ इन गवर्नमेंट पॉलिसी। मान लो अगर इम्पोर्टिंग नेशन की जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल है, तो इस तरह से इम्पोर्टिंग नेशन की जो इम्पोर्ट रेगुलेशंस हैं उनमें अनसर्टेनिटी अराइज हो जाएगी, जैसे इम्पोर्ट लाइसेंस से रिलेटेड, क्वाटा से रिलेटेड। तो अगर एक्सपोर्टिंग फर्म एक्सपोर्ट से रिलेटेड लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहती है तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाएगी, क्योंकि इम्पोर्टिंग कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल है। तो इस तरह से कभी भी इम्पोर्टिंग कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो इम्पोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है या बैन इम्पोज कर सकती है। मान लो इंडिया के मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो अपना प्रोडक्ट है वो यूएसए को एक्सपोर्ट करना है, बट यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल है। तो इस केस में कुछ टाइम है, सपोज करो यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, तो इंडिया जब यूएसए को एक्सपोर्ट करेगी तो वो उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। तो इस तरह से जब भी इंपोर्टिंग कंट्री की गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है, उसके इंपोर्ट जो रेगुलेशंस होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, तो एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए अनसर्टेनिटी अराइज हो जाती है और एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है, एक्सपोर्टिंग जो यूनिट है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग अपने एक्सपोर्ट से रिलेटेड नहीं कर सकती। इसके बाद है नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। डोमेस्टिक कंट्री के अंदर ही बिजनेस करने के लिए काफ़ी सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करना पड़ता है, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी कस्टम फाइल्स को क्लियर करवाने में काफ़ी जो लॉन्ग प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ता है। तो इस तरह से जो इंटरनेशनल लेवल पर जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं वो कंपनीज़ को फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस। दो कंट्री का जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल नहीं रहता, क्योंकि जो एक्सचेंज रेट है वो डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा डिटरमाइन होता है। तो अगर दो कंट्रीज़ के बीच में एक्सचेंज रेट में अगर अनफेवरेबल चेंजेस आते हैं तो इससे एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को बिग लॉस जो है बियर करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है अपोजिशन बाय डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर। जब भी कोई फॉरेन कंपनी किसी कंट्री के अंदर अपना प्रोडक्ट सेल करती है तो वहाँ के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं उनके द्वारा फॉरेन कंपनीज़ का अपोज किया जाता है, क्योंकि फॉरेन कंपनीज़ के कंट्री में एंटर करने से एक तो कंपटीशन बढ़ जाता है, दूसरा अगर
फॉरेन कंपनी के जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी है और प्राइस कम है, तो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं उनका प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में सेल नहीं हो पाता। तो इस तरह से जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं वो ज़्यादातर फॉरेन कंपनीज़ के एंटर का अपोज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल पायरेसी। जिन कंट्रीज़ के अंदर जो पेटेंट एक्ट है वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो उन कंट्रीज़ के अंदर फॉरेन कंपनीज़ अपना बिजनेस नहीं करना चाहती, क्योंकि उन कंट्रीज़ के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं वो फॉरेन गुड्स का डुप्लीकेट गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इस तरह से जो फॉरेन कंपनी है उनका प्रोडक्ट उन कंट्रीज़ में सेल नहीं हो पाता। तो ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं वो इस तरह की कंट्रीज़ में अपना बिजनेस नहीं करना चाहती जहाँ पर जो पेटेंट एक्ट है वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो ये तो थी डिफ़िकल्टीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करते टाइम फेस करनी पड़ती हैं। इसके बाद है मेजर डिसीजंस इन इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट को इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने से पहले कौन कौन से डिसीजंस लेने पड़ते हैं। फर्स्ट है इंटरनेशनल मार्केटिंग डिसीजन। डिफरेंट फॉरेन मार्केट्स में बिजनेस करने से पहले एक बिजनेस यूनिट को SWOT एनालिसिस करना जरूरी है। SWOT स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। सपोज करो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्ट्रेंथ है, उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसके पास अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, बट जिस कंट्री के अंदर वो बिजनेस करना चाहती है वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल है। सपोज करो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो फॉरेन मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट ट्रेड के थ्रू अपना बिजनेस करना चाहती है, बट जिन कंट्रीज़ के अंदर वो एक्सपोर्ट करेगी उन कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल है रिगार्डिंग इंपोर्ट रेगुलेशंस। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए उन कंट्रीज़ में जो है थ्रेट है। तो इस तरह से एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने से पहले SWOT एनालिसिस करना जरूरी है। इसके बाद सेकंड है कंट्री सिलेक्शन डिसीजन। कंट्री सिलेक्शन डिसीजन का मतलब है किस कंट्री के अंदर वो अपनी जो प्रोडक्ट है वो सेल करना चाहती है, या फिर किस कंट्री के अंदर अपना जो है प्रोडक्शन बेस इस्टेब्लिश करना चाहती है। तो फॉरेन कंट्रीज़ में मार्केट करने से पहले उस कंपनी को कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना जरूरी है, जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ट्रेड बैरियर्स, रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल रिस्क, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए सभी कंट्रीज़ में मार्केटिंग करना, बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मान लो इंडिया USA के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, इन्वेस्टमेंट मोड के थ्रू अपना बिजनेस करना चाहती है, बट USA की गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। तो इस तरह से अगर इंडिया USA में बिजनेस करना चाहे तो वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो बिजनेस है वो नहीं कर सकती। तो इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने से पहले कंट्री का जो सिलेक्शन है वो ज़रूरी है। थर्ड है मोड ऑफ एंट्री। मोड ऑफ एंट्री मीन्स किस तरीके से जो बिजनेस है वो फॉरेन मार्केट्स में करना है, क्या वो ट्रेड मोड के थ्रू या फिर इन्वेस्टमेंट मोड के थ्रू। ट्रेड मोड में क्या होता है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, और इन्वेस्टमेंट में मोड में फॉरेन कंट्रीज़ में सब्सिडरी ओपन कर ली जाती है या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है। तो इस तरह से मोड का सिलेक्शन करने से पहले कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना जरूरी है, जैसे कंपनीज के अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट होस्ट नेशन का कैसा है, रिस्क लेवल कितना है, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, फैक्टर कॉस्ट कितनी है। तो इस तरह से इन फैक्टर्स को कंसीडर करके ही जो है मोड ऑफ एंट्री डिसाइड किया जा सकता है। मान लो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो फॉरेन मार्केट में बिजनेस करना चाहती है उसके पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो इस केस में वो फॉरेन मार्केट में इन्वेस्टमेंट मोड को अडॉप्ट नहीं कर सकती, तो उसके लिए जो ट्रेड मोड है वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। फोर्थ पॉइंट है मार्केटिंग मिक्स डिसीजन। 3 मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बता रखी हैं। एथनोसेंट्रिक अप्रोच, इसमें क्या होता है, जो मार्केटिंग मिक्स डोमेस्टिक
कंट्री में अडॉप्ट किया गया है वही सेम मार्केटिंग मिक्स जो है फॉरेन मार्केट्स में अडॉप्ट किया जाए। कहने का मतलब है सेम प्रोडक्ट जो डोमेस्टिक कंट्री में सेल किया गया है वही सेम प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट्स में सेल किया जाए। मीन्स एक्सटेंडिंग द डोमेस्टिक मार्केटिंग मिक्स टू इंटरनेशनल मार्केट्स। सेकेंड स्ट्रेटेजी है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। देखो डिफरेंट कंट्रीज़ का जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो मार्केट है वो होमोजीनियस नहीं है। तो इस तरह से एवरी कंट्री के लिए अलग मार्केटिंग मिक्स अडॉप्ट किया जाए और उनके लिए अलग अलग जो प्रोडक्ट है वो सेल किया जाए। मीन्स सेपरेट मार्केटिंग मिक्स फॉर ईच फॉरेन नेशन मार्केट। थर्ड जो स्ट्रेटेजी है वो है यूनिफॉर्म मार्केटिंग मिक्स फॉर ग्रुप ऑफ नेशन। भी डिफरेंट कंट्रीज़ का एनवायरनमेंट डिफरेंट होने के बावजूद भी उस डिफरेंट कंट्रीज़ में सिमिलर लाइकिंग्स होंगे, सिमिलर डिसलाइकिंग्स होंगे, टेस्ट होंगे, प्रेफरेंसेस होंगे, सिमिलर मोटिव्स होंगे, बाइंग पैटर्न्स होंगे। तो जिन जिन कंट्रीज़ के सिमिलर लाइकिंग डिसलाइकिंग है उनका ग्रुप बना लिया जाए और उस ग्रुप के लिए सेम मार्केटिंग मिक्स जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। फिफ्थ पॉइंट है डिसीजंस रिगार्डिंग प्राइस कोटेशंस। प्राइस कोटेशंस में काफ़ी सारे जो एस्पेक्ट्स हैं प्रोडक्ट के उनको शामिल किया जाता है, जैसे प्राइस, डेट ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ पेमेंट, क्रेडिट, डिस्काउंट। प्राइस कोटेशन इंडिकेट करती हैं चार्जेस एंड एक्सपेंसेस जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के द्वारा बियर किए जाएंगे। इसके अलावा किस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो ओनरशिप है गुड्स की और रिस्क है वो सेलर से बायर को ट्रांसफ़र किया जाएगा। नेक्स्ट है डिसीजंस रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के द्वारा फॉरेन मार्केट्स में अपना प्रोडक्ट किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू सेल किया जाएगा। तो दो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या होता है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर डिफरेंट फॉरेन मार्केट्स में अपने जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट या सब्सिडरी है वो ओपन कर लेता है और उन्हीं के थ्रू जो अपना प्रोडक्ट है वो डिफरेंट फॉरेन मार्केट्स में सेल करता है। सेकेंड है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में ग्लोबल मैन्युफैक्चरर क्या करता है, अपना प्रोडक्ट डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स को सेल कर देता है और वो डोमेस्टिक जो एक्सपोर्टर है वो अपने बिहाफ पर डिफरेंट फॉरेन मार्केट्स में उस प्रोडक्ट को सेल करता है। या फिर मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, अपने ही फॉरेन सेलिंग एजेंट्स डिफरेंट फॉरेन मार्केट्स में अपॉइंट करते हैं और उनके थ्रू जो है प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट्स में सेल करवाते हैं। तो ये तो था आज का टॉपिक, प्रॉब्लम्स इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड मेजर डिसीजंस इन इंटरनेशनल बिजनेस।